अनीला आज बहुत गुस्से में थी कि क्यों इसे अमजद ने मोहब्बत भरा खत लिखा था। अनीला समझ रही थी कि अमजद इसे फंसाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अमजद के घरवालों के साथ अनीला के वालिद और दादा की नहीं बनती थी। उनके अक्सर आपस में झगड़े होते थे। हालांकि अमजद अनीला को सच में बहुत चाहता था। वो दोनों एक ही क्लास में थे कॉलेज में। अमजद ने मोहब्बत भरा खत लिखा था कि प्यारी अनीला, अस्सलाम अलैकुम। अनीला, मैंने बहुत हिम्मत करके तुम्हें ये खत लिखा है। यकीन करो अनीला, मैं बहुत मजबूर हूँ दिल के हाथों। जब से तुमसे मिला हूँ तब से बहुत बेचैन रहता हूँ। तुमसे मिलने और तुमसे बातें करने को दिल बहुत करता है। अनीला, मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हें फ्लर्ट नहीं कर रहा। अनीला, मुझे उम्मीद है कि तुम इनकार करके मुझे मायूस नहीं करोगी। प्लीज अनीला, मेरी फीलिंग्स समझने की कोशिश करो। ओके अनीला, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना और मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। अमजद। अनीला के दो भाई थे, कामरान और वसीम। कामरान सबसे बड़ा था जबकि वसीम अनीला से छोटा था। अनीला के वालिद का अपना बिजनेस था, काफी पैसा था उनके पास, लेकिन उन्होंने कभी गुरूर नहीं किया। बहुत नेक दिल इंसान थे वो, हर किसी की मदद करते थे और हर एक से दुआएं लेते थे। लेकिन अनीला के अबू ने एक काम बहुत बुरा किया था अपने साथ, कि अपनी पसंद की दूसरी शादी की, जबकि पहली बीवी अनीला के दादा की पसंद थी, जिससे अनीला के अबू खुश नहीं थे। अनीला दूसरी बीवी की औलाद थी, जिन्हें करीम साहिब बहुत प्यार करते थे। करीम अनीला के अबू का नाम था और अनीला के दादा का नाम मूसा खान था, जो कि बहुत इज्जतदार लोग थे। हर कोई उनसे बहुत प्यार करता और इज्जत भी बहुत करता। गांव में उनका बहुत नाम था। एक दिन जब अचानक मूसा खान को पता चला कि उनके बेटे ने दूसरी शादी कर ली है शहर में, तो उन्होंने बहुत बद्दुआएं दे अपने बेटे को और उन्हें दिल का दौरा पड़ गया और वो मर गए। अनीला के सौतेले 3 भाई थे, समी, फहीम और समीर। अनीला को अपने हसन पर बहुत गुरूर था। अनीला ने एक दिन अमजद को बहुत डांटा कि मुझसे आइंदा बात मत करना, मैं तुम्हारी शक्ल देखना पसंद नहीं करती। तुम क्या समझते हो कि मैं इतनी आसानी से तुम्हारे हथकंडे में आ जाऊंगी? ये तुम्हारी गलती है मिस्टर अमजद। जबकि अमजद इसे चुपचाप सुनता रहा और इसकी आंखों से आंसू निकले, लेकिन वो सिर्फ 2 ही अल्फाज कहकर चला गया कि तुम जो समझ रही हो गलत समझ रही हो। मैं तुम्हें शायद कभी नहीं समझा पाऊँ कि मैं तुम्हें खुद से ज्यादा चाहता हूँ अनीला। एक लम्हे को अनीला का दिल पिघल गया अमजद के आंसू देखकर, लेकिन फिर इसने खुद को संभाल लिया। दिल ही दिल में अनीला भी अमजद को चाहने लगी थी, लेकिन डर रही थी कि कहीं अमजद फ्लर्ट ना कर रहा हो। फिर 2 हफ्ते हो गए थे अनीला को कॉलेज से छुट्टी किए हुए। अमजद बहुत परेशान था कि अनीला क्यों नहीं आई कॉलेज, कहीं वो बीमार तो नहीं आ फिर मेरी वजह से। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, अनीला ऐसा नहीं कर सकती। तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे अमजद के दिल में। अल्लाह अल्लाह करते वो हफ्ता भी गुजर गया। जब अनीला कॉलेज आई तो एकदम से अमजद पास आ पहुंचा और इसकी तबीयत का पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। ओके। अमजद आंखों में प्यार के आंसू लिए अनीला को तकता रह गया। अमजद छठी तक अनीला के ख्यालों में गुम रहा कि जब कार ड्राइव करने लगा तो हादसा हो गया। अमजद अस्पताल में बेहोश था। अनीला को इसकी दोस्त यूसरा ने कॉल की कि अमजद का कार एक्सीडेंट हो गया है, तो अनीला के लिए तो जैसे पूरी कायनात वीरान पड़ गई हो। अनीला के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। अनीला के घर वाले पूछ पूछ कर थक गए थे, लेकिन अनीला ने कुछ नहीं बताया और बहाना किया कि मेरे सर में दर्द है। अनीला अस्पताल पहुंच गई ड्राइवर के साथ, अपनी दोस्त के साथ। रास्ते में यूसरा को सब बताया कि मैं भी अमजद से बहुत मोहब्बत करने लगी हूँ। यूसरा, मैं गलत थी, मैंने बहुत बुरा सलूक किया है अमजद के साथ। मैंने कभी भी सीधे मुंह बात नहीं की अमजद से, लेकिन यूसरा में डरती थी कि अबू जान से बदला तो नहीं ले रहे अमजद लोग, वरना यूसरा में भी दिल ही दिल में चाहती थी, लेकिन बस अब मैं अमजद से जुदा होने का सोच भी नहीं सकती। अनीला अमजद के पास आना चाहती थी, लेकिन वहाँ इसके घर वाले थे तो बाहर खिड़की से रोती हुई चली गई। अब 1 महीना हो गया था अमजद को ठीक हुए। वो जैसे ही कॉलेज आया तो अनीला चुपके से रोने लगी और अपना दिल हल्का किया सारी बातें बताकर। अमजद बहुत खुश हुआ और कहा, अनीला, तुम एक दफ़ा तो मुझे बताती कि तुम्हारे दिल में आखिर क्या है जो तुम ऐसा रवैया इख्तियार कर रही हो। क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं आ कुछ और? खैर अनीला, जो हो गया दफ करो, पुरानी बातें भूल कर हम नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। अमजद ने अनीला की नाक को जोर से पकड़ा और खींचा तो वो और भी जोर से रोई। अमजद मुस्कुरा कर इसे गिले लगा लिया। अमजद के अबू कुछ 2 दिन बाद गांव जा रहे थे अपने बेटे की शादी पर। अनीला की पूरी फैमिली जा रही थी, लेकिन अनीला नाराज थी कि वो ये 2 हफ्ते कैसे गुजारेगी अमजद के बगैर। लेकिन फिर कॉल करके अमजद ने इसे हौसला दिया कि जान,
कुछ नहीं होता, 2 हफ्ते यूं छिटकी में गुजर जाएंगे और वैसे भी मैं तुम्हें रोज कॉल करूंगा, तुम्हें कभी उदास नहीं होने दूंगा। अब जाओ और जल्दी से पैकिंग कर लो, वरना अंकल जी सोचेंगे कि अभी से मेरे दामाद जी ने मेरी बेटी पर कब्जा जमा लिया। और अनीला हंसकर कॉल ड्रॉप कर दी। फिर वो लोग अगले दिन गांव पहुंच गए। शादी की तैयारियां बड़े धूमधाम से हो रही थीं। आज अनीला शादी के दिन बहुत प्यारी लग रही थी। अनीला के कजिन तो पागल ही हो रहे थे अनीला को देखकर। अनीला उन्हें लिफ्ट ही नहीं दे रही थी। शादी में बहुत मजा आया, खूब नाच गाना किया सब कजन्स ने और अनीला ने भी। आज शादी का दूसरा दिन था कि अनीला के लिए इसके ताया के बेटे का रिश्ता आ गया और अनीला को बगैर इत्तला किए अनीला के अबू ने इसका हाथ दे दिया। जब अनीला लोग वापस लूटे तो जैसे ही अनीला को पता चला, इसने इतना हंगामा किया कि पूरा घर सर पर उठा लिया। अनीला रो रो कर खाना भी ना खाया और कमरे में बंद रही। अनीला ने बहुत चाहा कि मंगनी टूट जाए, लेकिन सब बेकार। अनीला की शादी की तारीख भी इसके दादा ने तय कर दी। अनीला ने अपने कपड़े पैक किए और भाग गई और अमजद के पास आ गई कि अमजद प्लीज मुझे अपने पास छुपा लो, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर। अमजद प्लीज कुछ करो। अमजद ने इसे बहुत समझाया कि ये ठीक नहीं, अनीला तुम वापस जाओ घर, मैं कोई और हल निकालता हूँ, लेकिन अनीला ना मानी। फिर अमजद ने इसे अपने पास रख लिया। अलिफादेर अनीला के घर वाले परेशान थे और पूरी बरादरी में उनकी बेइज्जती हो रही थी। अनीला के दादा गुस्से से लाल हो रहे थे। अनीला के सगे दादा तो फौत हो चुके थे, लेकिन दादा के भाई ईसा खान जिंदा थे और उनकी बहुत चलती थी। अनीला ने काला रंग का ड्रेस पहना हुआ था और सोफे पर अपने ख्यालात में गुम बैठी थी। बाल आगे को आते तो उन्हें अपने नर्म और नाजुक हाथ से पीछे करती। अगर अमजद इस हाल में अनीला को देखता तो पागल हो जाता, लेकिन अमजद आज अपने घर गया था ताकि किसी को शक ना हो जाए कि अनीला इसके पास ठहरी हुई है। अलिफादेर अनीला के घर वाले जगह जगह खून रहे थे अनीला को। पता नहीं जमीन खा गई आसमान, अनीला आखिर गई कहा। अनीला के अबू गुस्से से लाल थे। इतने में अनीला के बड़े भाई गांव से पहुंचे और कहा, बाबा जानी, ये मुझे अमजद लोगों की चाल लगती है। वो हमसे बदला लेना चाहते हैं, हमारी बेइज्जती कराना चाहते हैं, लेकिन बाबा जानी अब फिक्र ना करे, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। करीम खान ने अपने बेटे को देखकर अपने साथ सुकून की सांस ली। बेटा कुछ करो, वरना अगर गांव वालों को पता चला तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तुम्हें तो पता है कि गांव वालों को जरा सी बात भी बहुत बड़ी लगती है। ये तो फिर बहुत बड़ी बात है बेटा। जी बाबा जानी, मैं सब जानता हूँ, अब फिक्र ना करे, हम बहुत जल्द इसका हल निकालेंगे। अगले दिन पता चला कि अनीला अमजद के पास ही है। ये खबर सुनते ही करीम खान को शदीद गुस्सा आया और अपनी बीवी से कहा, ये कैसी परवरिश की है तुमने अपनी लाडली की, मेरा मुंह काला करवा दिया। वाह बेगम वाह, मेरे अब्बा जी ने बिल्कुल दुरुस्त कहा था, गलत हो गया था, मैंने अक्ल घास चरने भेज दी थी जो तुमसे शादी की। अनीला की माँ की आंखों में आंसुओं का सैलाब सा आ गया। लेकिन करीम, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो नहीं कहा था कि जाओ अमजद के पास। करीम, ये अब की भी तो गलती है ना। आपको अनीला का रिश्ता तय करने से पहले इसकी भी राय मालूम करनी चाहिए थी। ये तो हमारे मजहब में भी जायज है। करीम चुप रहो, बकवास बंद करो। ये तुम्हारी ही तो गलती है, तुम माँ हो, तुम समझा नहीं सके अपनी बेटी को। आखिर माएँ होती किस लिए हैं? करीम खान ने एक ना सुनी और चल पड़ा अमजद के घर अपने भतीजे और बेटी के साथ। अमजद के घर वालों को भी पता नहीं था कि अनीला अमजद के पास है। इस वजह से दोनों घरों में खूब लड़ाई हुई। अमजद अपने घर वालों की बेइज्जती बर्दाश्त ना कर सका और आखिरकार बोल पड़ा, अंकल, अब की बेटी खुद मेरे पास आई है, मैंने इसे बहुत समझाया था लेकिन वो नहीं मानी। और अंकल, मैं भी अब की बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, इसे खुश रखने का वादा करता हूँ। आप अपनी मर्जी और खुशी से हमें एक कर दीजिए प्लीज, इससे हमारे दोनों खानदानों की इज्जत भी बच जाएगी। अंकल, मैं अनीला को जानता हूँ, वो बहुत जिद्दी लड़की है, वो कुछ भी कर सकती है। करीम खान ने एक जोरदार थप्पड़ अमजद के मुंह पर मारा और कहा, अनीला को कहाँ छुपाया है? इसे फौरन लेकर आओ, वरना मेरे हाथों खून हो जाएगा। अमजद ने अनीला को यासिर खान के पास लेकर आया। अनीला ने हैरानी से अमजद को देखा और कहा, नहीं अमजद, मैं नहीं जाऊंगी। तुमने क्यों मुझे उनके हवाले किया? ये मुझे मार मार कर बुरा हाल करेंगे। अनीला को बहुत समझाया इसकी माँ ने और भाइयों ने। अनीला की शादी की तारीख तो तय थी, लेकिन इसे और भी करीब कर दिया ताकि जल्द अज जल्द शादी हो जाए और अनीला गांव चली जाए। अनीला की शादी का दिन था। इसकी सब सहेलियां आई हुई थीं और बहुत खफा थीं कि अनीला की मर्जी के बगैर क्यों हो रही है शादी। बार बार इसे हौसला भी देती रही, लेकिन ये भी कहती रही कि काश अमजद से होती तो बहुत प्यारी जोड़ी लगती।
अनीला रो रो कर बेहाल बैठी थी, सिर्फ हाँ आ नहीं का जवाब देती रही। अगले दिन अनीला को रुखसत करके जहाज में गांव ले आए करीम खान और उनकी बीवी भी साथ आए। अनीला फूलों की सेज पर सज्जी सनवरी बहुत प्यारी लग रही थी, जैसे कोई परी बैठी हो लाल जूड़े में। अनीला की सब गांव की औरतें तारीफ पे तारीफ किए जा रही थीं, लेकिन अनीला सबसे बेखबर अपनी और अमजद की यादों में गुम थी। इसे अपना अब बहुत बुरा लग रहा था, दिल चाह रहा था कि यहीं पर जान दे दे। इसे कमरे में बहुत घुटन महसूस हो रही थी। रात हो गई और अनीला अब बिस्तर पर बैठी उदास, खामोश, गमगीन और दुनिया से बेखबर आंसू बहाए जा रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक के साथ ही सद्दाम अंदर आया। वो आकर अनीला के पास बैठा, इसका घूंघट उठाया, सलाम किया और देखते ही रह गया। वो अपनी पसंद पर फख्र महसूस करने लगा, लेकिन अनीला चुपचाप नीचे देखे उदास बैठी रही। हालांकि इस खास रात के लिए लड़कियां कितने ही ख्वाब सजाती हैं और इंतजार करती हैं, लेकिन अनीला के दिल में कोई भी ख्वाहिश बाकी ना थी। माशाल्लाह अनीला, मेरी प्यारी जान, आज तो वाकई में हूर लग रही हो। नजर ना लगे, माशाल्लाह। लेकिन अनीला, तुम उदास क्यों हो? खैरियत तो है ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी मैं ठीक हूँ, बस यूं ही। अनीला इतना कहकर खामोश हो गई। सद्दाम ने इसे देखते देखते अपनी बाहों में जकड़ लिया, लेकिन अनीला जैसे बेजान हो गई। सुबह अनीला नहाकर आईने के सामने अपने बालों में कंघी कर रही थी कि सद्दाम आ गया और इसे चूमना चाहा, लेकिन अनीला ने बहाना करके इनकार कर दिया और तैयार होकर बाहर चली गई। सद्दाम को समझ नहीं आ रहा था कि अनीला ऐसा रवैया क्यों इख्तियार कर रही है। हालांकि लड़कियां तो खुश होती हैं कि उन्हें उनका जीवन साथी ढेर सारा प्यार दे, लेकिन अनीला को जरा भी खुशी नहीं होती थी। सद्दाम तैयार होकर काम पर चला गया। दिन यूं ही गुजरते गए अनीला के, लेकिन अनीला पर सद्दाम के प्यार का कोई असर न हुआ। अनीला अब शहर जा रही थी अपने वालिदैन से मिलने, शादी के बाद पहली बार। वो बहुत खुश थी। सद्दाम इसे सारा सफर बातें करता रहा, लेकिन वो सिर्फ मुस्कुरा कर हाँ आना में जवाब देती रही। आखिरकार वो अपने वालिदैन के घर पहुंच गए। मेरी बेटी कितनी कमजोर हो गई है, देखो, करीम खान ने कहा, छोटा सा मुंह रह गया है। लगता है सद्दाम इसका ख्याल नहीं रखता। अनीला की मां मुसलसल बोली जा रही थी और साथ में अपनी बेटी को बार बार गिले लगा रही थी। करीम सोफे पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। उन्हें अपनी बीवी की ये बातें सुनकर अच्छा नहीं लगा और बोले, इतनी ही फिक्र थी तो बया क्यों दी थी? और ये तो ठीक ठाक है, फुट है। करीम, आपको नहीं पता, हमारी बेटी को हमने इतने नाजों से पाला है, वो गांव में भला कैसे एडजस्ट कर सकती है? सद्दाम को अपना अब बहुत बुरा लग रहा था और वो बगैर कुछ बोले बाहर चला गया। अनीला से अगले ही दिन इसकी सब सहेलियां मिलने आए। अनीला अपनी सहेलियों से मिलकर बहुत खुश थी। अनीला को अमजद की बहुत याद सता रही थी। वो कब से बेचैन थी कि अमजद से बात करे और मिले। अनीला ने बहुत सोचने के बाद फिर से अमजद के पास जाने का इरादा किया और कुछ दिन बाद जैसे ही सद्दाम काम पर गया, वो अमजद के पास चली गई। इस दफा गांव वालों को भी पता चल गया था, क्योंकि 1 महीने से ज्यादा हो चुका था कि वो ससुराल नहीं लौटी थी। सद्दाम बहुत खफा था कि आखिर मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो अनीला ने मेरे साथ ऐसा किया। हक, तभी वो खामोश खामोश सी रहती, बात तक ना करती किसी से, और मुझसे भी दूर रहना पसंद करती थी। अनीला को फिर से वापस लाया गया और करीम खान सद्दाम के साथ गांव छोड़कर चले गए। सद्दाम ने अनीला को समझाया, देखो, अब कोई फायदा नहीं ये सब करने का, क्योंकि अब तुम्हारी शादी भी हो चुकी है और तुम हामिला भी हो। अगर मुझे ये सब पता होता तो मैं तुम्हारे रास्ते का कांटा ना बनता। और तुम ही क्यों हर बार अपने आप को बदनाम करने के लिए अमजद के पास जाती हो? क्या वो एक दिन आया है तुम्हें लेने आ फिर तुम्हें घर वालों से छुपा सका? अनीला, मैं तुम्हें अमजद से ज्यादा खुश रखूंगा, तुम बस एक बार इसे भला कर तो देखो। और अनीला, अपने वालिदैन का भी तो सोचो, उनके बारे में सोचो, उन पर क्या गुजरेगी तुम्हारी उन हरकतों से। अनीला रोए जा रही थी, इसने कुछ दिनों से खाना भी नहीं खाया था। मैं क्यों सोचूं उन वालिदैन के बारे में जिन्हें सब पता था कि मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हूं, लेकिन फिर भी जानबूझकर मेरी जिंदगी तबाह कर दी। सद्दाम, मुझे तुमसे कोई शको नहीं, लेकिन मैं अमजद को नहीं भुला सकती, प्लीज मुझे छोड़ दो कि मैं जा सकूं। सद्दाम ने बहुत समझाया और आखिरकार अनीला मान गई और इसने खाना भी खा लिया। अनीला अब खुश थी, कुछ तो फर्क पड़ा था सद्दाम के प्यार का, और फर्क पड़ता भी क्यों ना। सद्दाम सब कुछ जानते हुए भी अनीला को अपनाने के लिए तैयार था। अब अनीला मां बन गई और एक बेटी को जन्म दिया। अनीला भी अब ससुराल में घुल मिल गई थी। ये शायद सद्दाम के प्यार का ही नतीजा था कि इतनी जिद्दी लड़की भी बदल गई थी। अनीला दोबारा मां बनने वाली थी कि अचानक इसकी तबीयत खराब हो गई और बच्चा भी ना रहा।
डॉक्टरों ने बताया कि अब अनीला कभी मां नहीं बन सकेगी। अनीला बहुत परेशान थी, लेकिन सद्दाम ने इसे हौसला दिया। अनीला, मैंने तुमसे बच्चे पैदा करने के लिए शादी नहीं की थी। अनीला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बस हमारी जिंदगी मोहब्बत से गुजर जाए, मेरे लिए यही काफी है। और हम बिल्कुल औलाद से महरूम तो नहीं हैं, अल्लाह ने हमें एक बेटी से नवाजा है, ना पागल। अब शाबाश, आंसू पूंछो और मेरे गिले लगो। अनीला मुस्कुरा कर बोली, अब बहुत प्यारे हैं सादो, मैं बहुत गलत थी। अनीला की सास ने बहुत चाहा कि सद्दाम दूसरी शादी करे ताकि उनका बेटा हो, लेकिन सद्दाम ने एक ना सुनी और हमेशा अनीला की खुशियों को अहमियत दी। सद्दाम अनीला को अपने साथ शहर ले गया ताकि वो अपने वालिदैन के करीब भी हो और खुश भी रहे। अनीला भी खुश थी, लेकिन इसकी ये खुशी चंद दिनों की थी। एक दिन जब अनीला ने अमजद को देखा तो वो फिर से बेचैन हो गई और पुरानी बातें याद आने लगे। इसकी दोस्तों ने भी वर्गलाया कि अनीला, अब तुम अमजद के पास ही चली जाओ तो बेहतर है, क्योंकि अब तुम्हारी औलाद भी नहीं होती और हो ना हो, सद्दाम के घरवाले इसकी शादी एक ना एक दिन करके ही रहेंगे। अनीला को लगा कि इसकी दोस्त ठीक कह रही है। इसने बगैर कुछ सोचे अपनी बेटी को उठाया और सद्दाम को काम पर रुखसत करने के बाद अमजद के पास चली गई। अमजद ने कहा, अनीला, तुम अब मेरे पास ही रहो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम अब कभी अपने शौहर के पास नहीं रह सकती। मैंने तुम्हें बहुत समझाया, लेकिन तुम वाकई बहुत बेवकूफ़ और ज़िद्दी लड़की हो। अमजद की शादी हो चुकी थी, इसके बच्चे भी थे, लेकिन अमजद अब अनीला को यूं बीच रास्ते में नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि वो अनीला से बहुत मोहब्बत करता था। अमजद ने अनीला को इस दफ़ा छुपा कर रखा। अनीला के घरवालों ने जब इसे ढूंढने की कोशिश की तो अनीला ने पुलिस को इत्तला दे दी कि मेरे घरवाले मुझसे ज़बरदस्ती करना चाहते हैं, मैं अपनी शादी से खुश नहीं हूँ, लेकिन मेरे घरवाले मुझे बार बार वापस इसी रिश्ते में धकेलना चाहते हैं। सद्दाम ने इसी वक्त अनीला को तलाक दे दी और कहा, मैं गलत था, अब तुम आज़ाद हो, तुम कभी नहीं मानोगी। सद्दाम ने अपनी बेटी ली और गांव वापस आ गया। अनीला ने अमजद के साथ निकाह किया और अदालत में अपनी हिफाजत की अपील की। अब अनीला के घरवाले कानून के आगे मजबूर थे। अनीला आज भी पछता रही थी, क्योंकि अमजद का रवैया बदल गया था और वो अनीला को मारता पीटता भी है और हर तरह की पाबंदियां लगा दी हैं। अनीला अपनी बेटी और एक बहुत प्यार करने वाले शौहर को खो चुकी थी। मैं 40 साल की एक खूबसूरत औरत हूँ, 2 जवान बेटों हूँ और एक प्यारी सी बेटी की माँ हूँ। मेरी बेटी मेरी जिंदगी का सबसे कीमती ताफ़ी है, मेरी आंखों की रोशनी। मैंने उसे हमेशा नाज व नाम में पाला, उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को पूरा किया। जब उसकी शादी हुई तो मैं बहुत खुश थी। शादी के मौका पर जब मैंने पहली बार अपने दामाद को देखा तो मुझे लगा कि ये लड़का बहुत समझदार और नेक दिल है, मेरी बेटी को खुश रखेगा। शादी के बाद पहले चंद महीने तो सब कुछ बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि मेरी बेटी के चेहरे पर उदासी छाने लगी है। जब भी वो मैके आती, उसकी आंखें नम रहते हैं। मैंने बार बार पूछा कि क्या मसला है, लेकिन वो कुछ न बताती, बस मुस्कुरा कर बात को टाल देती। एक दिन मैंने फैसला किया कि अब मजीद खामोश नहीं रहना। मैंने अपने दामाद को घर बुलाया। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन था। घर में कोई नहीं था, मेरा शौहर बीमार थे और बेटे आफस गए हुए थे। दामाद आया तो मैंने उसे ड्राइंग रूम में बैठाया, चाय पेश की और फिर सीधे मामले पर आ गई। मैंने पूछा, बेटा तुम मेरी बेटी से क्यों नाराज रहते हो, क्या मसला है, क्या वो कोई गलती कर रही है? उसने मुझे अजीब सी नज़र से देखा, फिर होंठों पर एक प्रासरार मुस्कुराहट लेकर कहने लगा, आपने पूछा है तो सच बता देता हूँ, मैंने आपकी बेटी से शादी आपकी वजह से की है। मेरा दिल धिक से रह गया। मैंने हैरत से पूछा, ये क्या कह रहे हो, ये कौन सी बात हुई? वो आहिस्ता से बोला, मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैंने आपकी बेटी से सिर्फ इसलिए शादी की ताकि आपके करीब रह सकूं। अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगी तो मैं आपकी बेटी को खुश नहीं रखूंगा। ये सुनकर मैं थर थर कांपने लगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक तरफ मेरी बेटी की खुशी थी, दूसरी तरफ ये खौफनाक हकीकत। मैंने गुस्से से कहा, ये गलत है, मैं तुम्हारी सास हूं, तुम्हारी माँ की उम्र की हूं। लेकिन वह हंस कर बोला, आप एक खूबसूरत औरत हैं और मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। फैसला आपके हाथ में है। ये कहकर वो चला गया और मैं अकेली कमरे में बैठी रह गई, जैसे मेरे पांव तले से जमीन खिसक गई हो।
उसके जाने के बाद मैं कई घंटे तक कुर्सी पर बैठी रही। मेरे जहन में लाखों ख्यालात चिकरा रहे थे। अगर मैं उसकी बात न मानती तो मेरी बेटी की जिंदगी तबाह हो जाती। अगर मानती तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं क्या करने जा रही हूँ। 3 दिन तक मैंने किसी से बात नहीं की, न खाया न पाया, बस अपने कमरे में बंद रही। आखिरकार जब मैंने अपनी बेटी के आंसुओं को याद किया तो मैंने फैसला कर लिया। मैंने दामाद को फोन किया और लर्जती हुई आवाज में कहा, मैं तुम्हारी शर्त मानती हूँ, लेकिन सिर्फ एक बार। उसके बाद तुम मेरी बेटी को खुश रखोगे, उससे प्यार करोगे। वो खुशी से चलाया। जी जरूर, आप देखेंगे, मैं आपकी बेटी को शहजादी की तरह रखूंगा। अगले दिन मेरी बेटी अपनी सहेलियों के साथ फार्म हाउस गई हुई थी। दामाद ने मुझे बुलाया। मैंने नहाया, अपने अच्छे कपड़े पहने, थोड़ा सा मेकअप किया। आईने में अपने आप को देखा तो लगा जैसे मैं वाकई अब भी जवान हूँ। घर से निकलते वक्त मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या मैं सही कर रही थी? लेकिन फिर बेटी के आंसुओं का ख्याल आया तो मैंने अपने आप को तसल्ली दे ली। दामाद के घर पहुंची तो उसने दरवाज़ा खोला। उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। उसने मुझे बेडरूम में ले जाकर बिठाया। कमरे में हल्की रोशनी थी, खुशबू फैली हुई थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने कांपती हुई आवाज मैं कहा, याद रखना, ये सिर्फ एक बार होगा, उसके बाद तुम मेरी बेटी से प्यार करोगे। वो मुस्कुरा कर बोला, जी माँ, आप फिक्र न करें। इस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। मेरी बेटी खुश थी। इसका शौहर अब उससे बहुत प्यार करता था। घर में खुशियां लौट आई थीं, लेकिन मैं जानत थी कि ये खुशियां एक भयानक हकीकत पर मबनी थीं। हर बार जब मेरी बेटी अपने शौहर के साथ मुस्कराती नजर आती, मेरे दिल में एक खंजर सा चपता। क्या मैंने सही फैसला किया था? क्या मेरी बेटी की खुशी के लिए अपनी इज्जत को कुर्बान करना दुरुस्त था? दामाद अब अक्सर हमारे घर आने लगा था। हर बार जब वो आता, उसकी नजरें मुझसे चार होते तो मैं कान पुटती। वो छोटी छोटी बातों में भी मुझे तन्हा पाकर मेरी तरफ बढ़ आता। आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, आपकी मुस्कुराहट मेरी जिंदगी की रोशनी है। ऐसे फकरे वो बार बार दोहराता। मैं चाहती तो उसे डांट देती, लेकिन फिर बेटी के चेहरे का ख्याल आता और मैं खामोश हो जाती। एक दिन मेरी बेटी ने मुझसे कहा, अम्मी, आजकल आप कुछ परेशान सी लगती हैं, क्या बात है? मैंने झट से मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा सा सरदर्द है। लेकिन इंदर ही इंदर मेरा दिल रोता रहा। मैं अपनी बेटी को सच बताना चाहती थी, लेकिन खौफ ने मुझे रोक लिया। अगर ये राज खुल गया तो मेरी बेटी की जिंदगी तबाह हो जाएगी। शाम को जब सब सो चुके थे, मैं अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी चांद को देख रही थी। मेरी आंखों से आंसुओं की एक लड़ी गर गई। मैंने अपने आप से पूछा, क्या मैं एक अच्छी माँ हूँ? क्या मेरी बेटी अगर सच जान ले तो मुझे माफ कर पाएगी? लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। अगले दिन सुबह मेरी बेटी ने मुझे गले लगाकर कहा, आमी, आप दुनिया की बेहतरीन माँ हैं। उसके ये अल्फाज सुनकर मैं फोट फोट कर रोने लगी। वो हैरान होकर बोली, आमी, आप क्यों रो रही हैं? मैंने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, बस तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे रिला दिया। लेकिन इंदर ही इंदर में जानत थी कि ये मोहब्बत एक झूठ पर कायम है, एक ऐसा राज जो शायद कभी न खले, लेकिन जो हमेशा मेरे दिल को खाता रहेगा। मैंने अपनी बेटी को खुश देखने के लिए अपनी इज्जत, अपनी खुददारी, सब कुछ कुर्बान कर दी थी। क्या यही माँ होने का मतलब था? क्या मोहब्बत हमेशा ऐसी ही कुर्बानियां मांगती है? आज भी जब मेरी बेटी अपने शौहर के साथ खुश नजर आती है, मेरे दिल में एक अजीब सी कुसिक होती है। मैं जानती हूँ कि उसकी यह खुशी मेरे गुनाह की कीमत पर खरीदी गई है, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ, क्या मैंने गलत किया? क्या एक माँ अपनी औलाद की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है? शायद जिंदगी के कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलते। शायद कुछ राज हमेशा राज ही रहने चाहिए। मैंने गुस्से से सपना को बिस्तर पर धकेला। वो जो अपनी सादगी में दुल्हन बनकर कयामत ढा रही थी, मेरी इस हरकत पर बिफर गई। तिलमिलाकर बोली, ये क्या तमाशा है? पहले ही आपने बहुत कुछ बर्बाद कर दिया, अब मैं आपके साथ इस कमरे में नहीं रह सकती। हाथ लगाने की गलती ना करना। वो उठकर खड़ी हुई तो मैंने इसका बाजू मजबूती से पकड़ लिया।
वो किसी परिंदे की तरह मेरी गिरफ्त में फड़फड़ाने लगी। मैंने गुस्से में कहा, मत भूलो, अभी कुछ देर पहले तुमने खुद मेरे साथ निकाह कबूल किया था और अब रुखसत होकर यहाँ मेरे कमरे में आई हो। ये तुम्हारी सोहनी रात है और मैं तुमसे अपना हक लेकर रहूंगा। मेरी बात सुनकर उसके माथे पर बिल पड़ गए। गुस्से से बोली, ये तुम्हारी खाम ख्याली है कि मैं खुद को तुम्हारे हवाले कर दूंगी। जिस तरह से तुमने मुझसे शादी की, मैं सारी जिंदगी भी तुम्हारी नहीं हो सकती। वो झटके से अपना बाजू छड़ा कर वाशरूम की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन मैंने तेजी से इसकी कमर पकड़ी और फिर इसे बिस्तर पर पटक दिया। इसकी आंखों में खौफ झलकने लगा। मैंने इसके बाजू जकड़ते हुए कहा, तुम यही डिजर्व करती हो। अगर तुम चाहती हो कि मैं जबरदस्ती तुम्हारे वजूद को पालूं तो मुझे कोई एतराज नहीं। जिस तरह तुमने ये मकाम हासिल किया, मैं भी तुम पर काबिज होने का हक रखता। इसकी आंखों में आंसू भर आए और वो लरसती हुई बोली, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं नादानी में ये सब कर बैठी थी। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने जिद्दी हो जाओगे और मुझे इस मकाम पर ले आओगे। इसकी बात पर मेरे अंदर मजीद गुस्सा भड़क उठा। मैंने इसके करीब जाकर धीरे से कहा, तुम्हारे लिए ये एक मजाक हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ये जिंदगी और मौत का मसला था। इस खेल में जीत मेरी हुई और तुम्हें शिकस्त मिल गई। लेकिन अगर तुम अपने आप को खुशी खुशी मेरे हवाले कर दो तो ये हार भी तुम्हारे लिए जीत हो जाएगी। मेरी बात सुनकर उसने नफी में सर हिला दिया। तब मैंने आगे बढ़कर उसके लबों को अपने लबों में जकड़ लिया। वो बिस्तर पर बेचैन होने लगी, अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन मैं खुद पर काबू खो चुका था। इसका वजूद मेरी गिरफ्त में था और वो मेरे आगे बेबस हो गई। मेरे हाथ धीरे धीरे इसके वजूद पर चलने लगे, यहाँ तक कि मैंने इसकी मखरूती कमर को मजबूती से जकड़ लिया। इसके लबों से एक सिसकी निकली और वो मेरे आगे मुकम्मल तौर पर हार मान गई। रात गहरी होती गई और वो मेरी शिद्दत के सामने बेबस होती चली गई। कुछ देर बाद मैंने अपने पूरे वजूद से इसे थामे रखा, लेकिन मेरी माँ की आवाज़ ज़हन में गूंज रही थी, कम से कम लड़की की तस्वीर तो देख लो। ऐसे कैसे शादी की बात पक्की कर दी। मैं उम्मी के सामने बैठा एक ही बात की तकरार कर रहा था, लेकिन उम्मी ने कहा था, शादी के बाद दुल्हन को देखना है, माँ की पसंद पर यकीन रखो। उम्मी ने जैसे किस्म खा रखी थी कि वो लड़की की तस्वीर नहीं दिखाएंगी। आखिरकार मैंने हार मानते हुए कहा, उम्मी, ये कौन लोग हैं? आपको सारे जहां में यही दुक्केनोसी लोग मिले थे जो ऐसी पुरानी बातों पर यकीन रखते हैं। उम्मी मुस्कुराते हुए कहने लगे, लड़की बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है, समझदार है। मुझे ऐसी ही बहू चाहिए थी। शादी के बाद सब कुछ तुम्हारे मुताबिक होगा। उम्मी की बातों ने मुझे खामोश करवा दिया और मैंने उनसे लड़की का नंबर ले लिया। शादी में सिर्फ एक हफ्ता रह गया था और उम्मी ने रिश्ता पक्का करने के साथ ही जल्दी शादी की तारीख भी रख दी थी। लड़की के कुछ रिश्तेदार बाहर मुल्क से आए हुए थे और इसी दौरान शादी करना चाहते थे। उम्मी ने कोई एतराज नहीं किया। शादी की तैयारियां जोर और शोर से जारी थीं और मैं इतना मसरूफ हो गया कि फ़ोन पर बात करने का वक्त ही नहीं मिला। लेकिन जब रात में फारिग हुआ तो सोचा, क्यों ना एक बार रीमा से पूछ लूं कि वो इस शादी के लिए दिल से राजी भी है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि इसके दुक्केनोसी घर वाले इस पर दबाव डालकर इसे शादी पर मजबूर कर रहे हो। ये सोचकर मैंने नंबर मिलाया और दूसरी तरफ से एक इंतहाई मधुर और नर्म आवाज़ सुनाई दी। वो पूछ रही थी, अब कौन है? मैंने कुछ झिझकते हुए बताया, मैं वकार हूं, मुझे रीमा से बात करनी है। मेरी बात पर वो धीरे से हंसी और कहने लगी, अब से सब्र नहीं हो रहा। शादी में तो सिर्फ 4 दिन बाकी हैं। ये सुनकर मुझे शर्म आई और मैंने फौरन कहा, ऐसी बात नहीं, बस ये जानना चाहता था कि आप इस शादी से खुश भी हैं या नहीं। वो हंसते हुए बोली, क्यों नहीं खुश होंगी? मैं तो बहुत खुश हूं, अब बहुत हैंडसम हैं, अब से शादी तो मेरे लिए फख्र की बात होगी। इसकी बात सुनकर मेरे दिल को सुकून मिला। फिर बातों का सिलसिला आगे बढ़ा और मैं इसकी खूबसूरत बातों में खो गया। हमने प्यार मोहब्बत की बात तो नहीं की, लेकिन इसकी सोच ने मुझे बहुत मुतासिर किया। शादी के हवाले से इसका नज़रिया निहायत खूबसूरत था और एक ही रात में मुझे यकीन हो गया कि उम्मी ने वाकई मेरे लिए एक बेहतरीन लड़की का इंतखाब किया है। हम शादी की तैयारियां करने में मसरूफ हो गए और दोबारा फ़ोन पर बात ना हो सकी। बस कभी कभार मैं इसे मैसेज करता और वो फ़ौरन जवाब देती। शादी से एक दिन पहले मैंने इसे बताया कि मैं वेडिंग नाइट का गिफ्ट लेने जा रहा हूं, तो इसने बताया कि वो भी अपनी माँ के साथ शॉपिंग पर जा रही है। ये सुनकर मैं खुश हो गया कि शायद इसे देखने का कोई मौका मिल जाए।
मैं इसी माल में पहुंचा जहां इसे अपनी मां के साथ आना था। मैं अपनी सास को पहचानता था क्योंकि रस्म के लिए वो पहले ही हमारे घर आई थी। कुछ देर बाद मैंने उन्हें एक बड़ी बुटीक में देखा। उनके साथ एक खूबसूरत जवान लड़की थी। मैं इसे गौर से देखने लगा, फिर फौरन अपने मोबाइल से इसे मैसेज किया, तुम कहाँ हो? इस लड़की ने अपना मोबाइल निकाल कर चेक किया और जवाब दिया, मैं शॉपिंग के लिए मॉल में हूँ। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि वो रीमा ही थी। मैंने इसे बताया कि मैं इसे देख रहा हूँ। ये सुनकर वो चौंक कर उधर उधर देखने लगी, लेकिन मैं जानबूझकर उसके सामने नहीं आया। मैं चाहता था कि शादी के दिन ही इससे अपनी मोहब्बत का इजहार करूं। मैं इसे गौर से देखता रहा। सर से पांव तक वो हसन का मुजस्समा लग रही थी। मैंने इतनी खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी थी और इसे देखकर मेरा दिल जैसे इसके सहर में जकड़ा गया। मोहब्बत क्या होती है ये मुझे इसको देखकर एहसास हुआ। वो लड़की बुटीक से निकलकर जवाहरात की एक दुकान के बाहर रुक गई और सोने के कंगनों को देखने लगी। इसकी नज़रें उन पर जिमी थीं जैसे वो उन्हें बहुत पसंद कर रही हो। वो शीशे को छूकर उन कंगनों को इस तरह देख रही थी जैसे वो उसके ख्वाबों का हिस्सा हो। मैंने फौरन फैसला कर लिया कि यही मेरी वेडिंग नाइट का गिफ्ट होगा। जब वो ये कंगन मेरे हाथों से पहनेगी तो इसकी खुशी का कोई ठिकाना ना होगा। ये सोचकर मैं खुशी से निहाल हो गया। कुछ देर बाद मेरी सास ने इसे आवाज़ दी और वो तेजी से बुटीक के अंदर चली गई। मैं जवाहरात की दुकान में गया और वो कंगन खरीद लिए। कंगन मेरे हाथ में थे और वापसी के रास्ते पर चलते हुए मैं खुद को हवाओं में महसूस कर रहा था। मोहब्बत ने मेरे दिल पर कब्जा जमा लिया था और वो लड़की जो एक दिन बाद मेरी शरकन हयात बनने वाली थी मेरे ख्यालात में बसी हुई। मैंने इस रात इसे फ़ोन मिलाया तो इसकी नरम सी आवाज़ सुनाई दी, अगर आप माल आए थे तो मुझसे मिले क्यों नहीं? इसके सवाल में शरारत थी और वो इतनी खूबसूरत आवाज़ में गल्ला कर रही थी कि मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। मैंने हल्की सी हंसी के साथ कहा, आने वाली रात हमारी मुलाकात की रात है। मैं चाहता हूं कि जब हम एक दूसरे के सामने हों तो कोई पर्दा ना रहे। मेरी बात पर वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर बोली, घर में बहुत मेहमान हैं, अभी फ़ोन रखती हूं, और फ़ोन बंद कर दिया। मैं कितनी ही देर तक फ़ोन को देखता रहा, इसके ख्यालों में खोया रहा और फिर मुझे नींद आ गई। अगले दिन मैं बारात लेकर धूमधाम से अपने दोस्तों और घर वालों के साथ रीमा की दहलीज पर पहुंचा। वो लड़की जिसे मैं दिल की मालिका समझ चुका था मेरी जिंदगी में दाखिल होने वाली थी। मैं घोड़े पर बैठा था, दोस्त नाच रहे थे और मेरी बहनें बहुत खुश थीं। मैं अपने घर का बड़ा बेटा था और यह हमारे खानदान की पहली शादी थी, इसलिए माँ ने किसी भी चीज़ में कमी नहीं छोड़ी थी। जब मैं घोड़े से उतरा और शादी हाल की तरफ बढ़ने लगा तो दरवाजे पर मेरे कदम रुक गए। मैंने हैरत से इस हसीना को देखा जो मेरे दिल की दुल्हन बनने की बजाय हाथों में फूलों के थाल लिए रिसेप्शन पर खड़ी थी। मेरी माँ ने मेरे रुके हुए कदम देखकर पूछा, वकार क्या हुआ? क्यों रुक गए हो? अंदर चलो। मैंने हैरत से माँ की तरफ देखा और कहा, उम्मी आपने तो कहा था ये लोग दुखे नोसी हैं, लेकिन यहाँ तो दुल्हन खुद रिसेप्शन पर खड़ी है, किसी को एतराज नहीं। माँ हैरत ज़दा होकर बोली, पागल हो गए हो क्या? दुल्हन रिसेप्शन पर नहीं होती, ये सब तो दुल्हन की कज़न्स हैं जो तुम्हारे इस्तकबाल के लिए खड़ी है। रीमा यहाँ नहीं, वो तो अंदर है। उम्मी की बात सुनकर मैं शशदर रह गया। मेरी नज़रें अभी भी इस हुसैन लड़की पर जिमी हुई थीं जो मुस्कुराते हुए मुझे देख रही थी। मैंने हैरत से उम्मी से पूछा, ये कौन है? उम्मी ने एक नज़र इस लड़की पर डाली और कहा, ये सपना है, रीमा की कजिन, अमरीका से शादी में शिरकत करने आई है। बड़ी मॉडर्न लड़की है, अभी भी देखो किस किस्म का लिबास पहन रखा है। उम्मी के लहजे में वाज़े नापसंदीदगी थी, लेकिन उनकी बात सुनकर तो जैसे मेरे कदमों तले से ज़मीन खिसक गई। मैं बेयकीनी के आलम में इसे देख रहा था। वो लड़की जिसे मैं रीमा समझ बैठा था दरअसल सपना थी। मैं 2 कदम पीछे हिट गया। मेरी इस हरकत पर सब लोग हैरत से मुझे देखने लगे। मैंने उम्मी से कहा, उम्मी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और रीमा के वालिद साहब से भी। उम्मी हैरानी से बोले, अब तुम क्या कर रहे हो? क्या सब ठीक है? मैंने कहा, नहीं उम्मी, उन्हें अकेले में बुलाएं। उम्मी ने रीमा के वालिद साहब को तन्हाई में बुलाया और मैंने उन्हें सारी बात बता दी कि मैं सपना को रीमा समझ बैठा था और इसी से मोहब्बत कर बैठा। मैंने उन्हें फ़ोन पर होने वाली बातचीत भी बताई। रीमा के वालिद ने मुझे अजीब नज़रों से घूरा और गुस्से से बोले, हमारे घर की लड़कियां ऐसी हरकतें नहीं करती, ना ही फ़ोन पर मर्दों से बात करती है।
रीमा के वालिद ने गुस्से में सपना और उसके वालिद को भी बलवा लिया और सारी बात बताई। ये लड़का कह रहा है कि सपना ने रीमा बनकर इससे बातें की और अब ये रीमा से नहीं बल्कि सपना से शादी करना चाहता है। सपना की आंखों में हैरत और खौफ था। वो फटी फटी नजरों से मुझे देखते हुए बोली, ये सब मैंने बस एक छोटा सा मजाक किया था। रीमा की माँ ने मुझे इसका फ़ोन दिया था कि मैं शादी तक इसे अपने पास रखूं क्योंकि वो बहुत फ़ोन इस्तेमाल करती है और दुल्हन को फ़ोन इस्तेमाल करते हुए अच्छा नहीं लगता। जब अब का फ़ोन आया तो मैंने शरारत में रीमा बनकर बात कर ली। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आप इतनी संजीदगी से मुझे रीमा समझ लेंगे और मोहब्बत कर बैठेंगे। मैंने माल में होने वाली मुलाकात का जिक्र किया तो सपना ने कहा, हाँ इस वक्त रीमा चेंजिंग रूम में थी और मैंने आपका मैसेज देखकर जवाब दे दिया। मुझे क्या मालूम था कि आप मुझे रीमा समझेंगे। सपना ने बेबसी से 2 कदम पीछे हटते हुए कहा, मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं, ये सब एक मजाक था। इसके वालिद गुस्से में लाल पीले हो गए और जोर से एक थप्पड़ सपना के मुंह पर मारा। वो चीख कर बोले, तुमने अपनी बहन के होने वाले शौहर से ऐसी बातें कैसे की? सपना के वालिद ने गुस्से में सपना के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और गुस्से से कहा, तुमने अपनी बहन के होने वाले शौहर के साथ मजाक किया। क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुमने क्या गिल खिलाया है? रीमा के वालिद भी गुस्से में थे और उन्होंने मेरी तरफ मुड़ते हुए कहा, अब तुम क्या चाहते हो? मैंने मजबूती से कहा, मैं रीमा से शादी नहीं कर सकता। मुझे सपना से मोहब्बत हो गई है और मेरी शादी सपना से होगी वरना बारात वापस चली जाएगी। मेरी बात सुनकर रीमा के वालिद ने आजिज़ी से हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटा पूरा खानदान जमा है, हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी, हमें बदनामी से बचा लो। और लेकिन मैंने अपने दिल की सुननी थी। मैं अब रीमा को कबूल नहीं कर सकता था जबकि सपना ने मेरे दिल में जगह बना ली थी। जब मैं अपने फैसले से पीछे ना हटा तो रीमा के वालिद ने सपना के वालिद से कहा, भाई साहब अब की बेटी ने जो कुछ किया है अब इसे इसकी सजा भुगतनी होगी। हम खामोशी से रीमा की जगह सपना को रुखसत कर देंगे ताकि खानदान की इज्जत बची रहे, वरना इस हरकत से रीमा की इज्जत पर भी आंच आ चुकी है। सपना के वालिद ने भाई की बात मान ली और कहा, ठीक है हम सपना को रुखसत करने के लिए तैयार हैं। मेरा दिल खुशी से भर गया लेकिन सपना ने रोते हुए इनकार में सर हिलाया। वो बोली, नहीं मैं ये शादी नहीं कर सकती। लेकिन इसके वालिद ने गुस्से में कहा, अगर तुमने शादी से इनकार किया तो मैं कुछ कर लूंगा। तुमने पहले ही खानदान की इज्जत को दांव पर लगा दिया है और मैं मजीद बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुछ देर बाद निकाह पढ़ाया जाने लगा। निकाह अब रीमा से नहीं बल्कि सपना से हो रहा था। माँ को रीमा के लिए अफसोस था लेकिन मैंने अपना दिल सख्त कर लिया था। निकाह होते ही मैंने सपना का हाथ पकड़ा और रुखसती ले आया। सारे रास्ते सपना खामोश रही। जब हम घर पहुंचे तो वो बगैर कोई रस्म किए सीधा कमरे में चली गई। घर में सन्नाटा था। मेरी बहनों की खुशियां मिट्टी में मिल गई थीं। जो कुछ हुआ वो सबके लिए एक डरावना ख्वाब था। ये बात जितनी छुपाने की कोशिश की गई लेकिन मेहमानों को फिर भी खबर हो गई कि सपना ने क्या हरकत की है और मैंने रीमा से नहीं सपना से शादी की है। मेरी माँ मुझसे कहने लगी, तुमने सही नहीं किया वकार, रीमा बेकसूर थी। लेकिन मैंने सर्द लहजे में कहा, गलती मेरी नहीं सपना की है और मैंने कुछ गलत नहीं किया। मेरी बात पर सब खामोशी से अपने कमरों में चले गए। जब मैं अपने कमरे में पहुंचा तो सपना को बिस्तर पर खामोशी से बैठा पाया। वो बिल्कुल गुमसुम थी। मैंने जैसे ही इसे छूने की कोशिश की वो झटके से खड़ी हो गई और गुस्से में बोली, मैंने एक मामूली मजाक किया था और आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। रीमा मुझे बद्दुआएं दे रही है और सब लोग मुझसे नफरत कर रहे हैं। सपना गुस्से से बोली, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, सब कुछ तबाह हो गया। रीमा जो बेकसूर थी मुझे बद्दुआएं दे रही है और मैं अपने वालिदैन की नज़रों में गिर गई हूँ। हर कोई मुझसे नफरत कर रहा है। मैंने सपना को बाजू से पकड़कर कहा, तुम्हारी वजह से सब बर्बाद हुआ है। ये सब तुम्हारी शरारत का नतीजा है। अगर तुम्हें रीमा बनने का इतना शौक था तो अब इसकी जगह दुल्हन बनने में क्या एतराज है। ये कहते ही मैंने सपना को धकेल कर बिस्तर पर गिरा दिया, जैसे वो मेरा ही हिस्सा बन चुकी हो। वो थक कर बेजान हो गई। इसने अपनी आंखें बंद कर लें और हार मान गई। इस लम्हे में जीत कर भी खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा था। रात गुजर गई और अगली सुबह मेरे लिए खुशगवार थी लेकिन सपना बिल्कुल खामोश थी। वो कुछ नहीं बोली, ना कुछ खाया ना पिया, बस एक कोने में खामोश बैठी रही।
जब मैंने इसे मोहब्बत जताने की कोशिश की तो वो चुपचाप खुद को मेरे हवाले कर देती, जैसे इसमें कोई जिंदगी बाकी ना रही हो। शादी को 3 महीने गुजर गए। मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली कि सपना को वापस जिंदगी की तरफ लाऊं। मैं इसे मुसलसल यकीन दिलाता कि वो मेरी बीवी है और मैं इससे मोहब्बत करता हूं, मगर वो सिर्फ फटी फटी मुखों से मुझे देखती और एक ही शिकायत करती। मेरी एक मामूली शरारत का आपने बहुत सख्त बदला लिया। मैंने सपना को नॉर्मल करने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर वो नॉर्मल ना हो सकी। जैसे ही 3 महीने गुजरे मुझे एहसास होने लगा कि शायद मैंने इसके साथ ज्यादती कर दी है। तब मैंने फैसला किया कि इसे इसके हाल पर छोड़ दूं और मैंने अपना कमरा अलग कर लिया। मैंने खुद को इससे दूर रखने की कोशिश की और मेरे इस अमल के बाद सपना थोड़ी बहुत बोलने लगी। मेरी बहनों और माँ के साथ बातचीत करने लगी, जैसे इसमें जिंदगी वापस आ रही हो। कुछ दिनों बाद मुझे मालूम हुआ कि सपना उम्मीद से है। ये खबर मेरे लिए बहुत खुशगवार थी, लेकिन इस पर सपना फिर से खामोश हो गई। मैंने इसके पास बैठकर मोहब्बत से इसका हाथ पकड़ा और कहा, ये खबर हमारे रिश्ते को मजबूत बनाएगी। ये खुशी का लम्हा है, फिर तुम क्यों रो रही हो? इसने अजीब सी नजरों से मुझे देखा और कहा, मुझे डर लगता है कि अगर मेरी बेटी हुई और उसका नसीब मेरे जैसा निकला तो क्या होगा। सपना ने मेरी तरफ बेबसी से देखते हुए कहा, अगर मेरी बेटी का नसीब भी मेरे जैसा हुआ तो क्या होगा। जब मैं पैदा हुई मेरी माँ गुजर गई और सारी जिंदगी में तन्हा रही। बाप के होते हुए भी इसकी मोहब्बत ना मिली। और फिर मेरे बाप ने मेरी शादी ऐसे कर दी जैसे मैं कोई बेवकात चीज हूं। खानदान की इज्जत बचाने के लिए मेरी खुशियों को कुर्बान कर दिया। अगर आपने भी मेरी बेटी के साथ वही किया जो मेरे साथ हुआ तो क्या बनेगा। सपना खौफ से कांप रही थी, इसकी आंखों में आंसू भर आए थे। मैंने इसे आहिस्तगी से अपने सीने से लगा लिया और इसे तसल्ली देते हुए कहा, मैं वादा करता हूं सपना कि मैं तुम्हें और हमारी बेटी को हमेशा इज्जत और मोहब्बत दूंगा। तुम्हें कभी इस तरह का दुख दोबारा नहीं सहना पड़ेगा। इसके बाद मैंने एक बार फिर से अपनी मोहब्बत का इजहार किया और इस बार वो मेरे सीने से लगकर जोर जोर से रोने लगी। वो आंसू जो कई दिनों से इसकी आंखों में कैद थे, जैसे एक बरसात की तरह बह गए। वो दिल का बोझ हल्का कर रही थी और मैं खामोशी से इसके आंसू पूंछ रहा था। जब वो रोते रोते थक गई तो मैं उसके कदमों में बैठ गया और उससे मुआफी मांगी। सपना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की। तुम्हारी मामूली सी शरारत ने मेरी जिंदगी में कोहराम मचाया और मैंने गुस्से में वो सब किया जिसका मुझे पछतावा है। सपना ने भी मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे मुआफ कर दिया। मैंने इससे वादा किया कि मैं इसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करूंगा और अपनी जिंदगी के हर लम्हे में उसके साथ खड़ा रहूंगा। हमने एक नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू की, मोहब्बत के साथ। सपना ने भी माजी को पीछे छोड़कर मेरे साथ कदम से कदम मिला लिया। धीरे धीरे वो सपना जिससे मुझे इश्क हुआ था मुझे वापस मिलने लगी। हमने माजी की तलखियों को भुलाकर अपने मुस्तकबिल की तरफ बढ़ना शुरू किया। एक दिन मैंने रीमा से जाकर मुआफी मांगी, क्योंकि मैं जानता था कि मैं उसका भी मुजरिम था। शरारत अगर सपना ने की थी तो मैंने भी बहुत सारी गलतियां की थीं। रीमा का कोई कसूर नहीं था, लेकिन मैंने इसके मुस्तकबिल को अंधेरों में धकेल दिया था। जब मुझे एहसास हुआ कि मैं खुद बाप बनने वाला हूं तो मेरा ज़मीर जाग गया। मैंने रीमा के सामने हाथ जोड़कर मुआफी मांगी। रीमा ने भी बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए मुझे मुआफ कर दिया। इसने कहा, मैंने सब कुछ अल्लाह के हवाले कर दिया है, वही बेहतर इंसाफ करेगा। मैंने घर पहुंचकर जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर से मर्दाना आवाज सुनाई दी। पापा तो 2 दिन के लिए घर से बाहर गए हैं, तो फिर ये आवाज किसकी हो सकती है, मैंने सोचा। आवाज माँ के बेडरूम से आ रही थी। मैंने बेचैनी से माँ के बेडरूम की तरफ कदम बढ़ाए और दरवाजे के सुराख से अंदर झांका। वहां का मंजर देखकर मैं दंग रह गई। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक दरख्वास्त है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे आपको ऐसी मजीद दिलचस्प वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो कहानी को शुरू करती हूँ। मेरा नाम ईशा है, मेरी उम्र 14 साल है। मेरे खूबसूरत नक्शो निगार, बोलती आंखें और कंधे तक लंबे बाल हमेशा सबकी तवज्जो का मरकज रहे। मेरी खूबसूरती देखकर लोग अक्सर कहते कि ये लड़की किसी रसगुल्ले से कम नहीं, नर्म और दिलकश है। बस इसका नज़ारा ही जन्नत की सैर के बराबर है। मैं जानती थी कि मैं खूबसूरत हूँ।
मेरी जिस्मानी साख्त दिलकश थी और जैसे ही मर्दों के मुंह से तारीफ सुनती मुझे अपना हसन और भी शदीद तौर पर महसूस होता। मैं दिल में बड़बड़ाती, तुम सब मेरे लिए मरो तो मरो, मैं किसी के काबू में नहीं आने वाली। मैं आग हूं और आग को काबू में करने के लिए तुम्हें पानी बनना पड़ेगा। माँ की आवाज ने मेरी ख्यालात का सिलसिला तोड़ दिया। वो मुस्कराती हुई मेरे सामने खड़ी थी। माँ हमेशा से ज्यादा खूबसूरत थी और अपनी उम्र से कहीं कम दिखाई देती थी, हालांकि वो एक बालिग औरत थी। बेटी आज स्कूल नहीं गई? माँ ने पूछा। आज छठी है, मैंने कहा। इस वक्त माँ ने गुलाबी साड़ी पहनी हुई थी और जैसे ही वो मुस्कुराई मैंने महसूस किया कि इसका चेहरा और भी दमक उठा है। मुझे हमेशा यही लगता था कि माँ तब ही इतनी तैयार होती है जब जमशेद चचा घर आने वाले होते हैं। माँ की जिंदगी में ग्रूमिंग का एक खास मकाम था, लेकिन वो हमेशा खास तौर पर जमशेद चचा के आने पर तैयार होती। आज भी ऐसा ही लग रहा था। मैंने पूछा, आज जमशेद चचा आ रहे हैं? माँ हंसते हुए कहने लगी, जाओ अपनी दोस्त नूर से मिलो। मैं हैरान रह गई, माँ आज आप मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों हैं? आप मुझे अचानक नूर के घर क्यों भेज रही हैं? मेरे ज़हन में बेशुमार सवालात उठने लगे, लेकिन मैंने पूछने की हिम्मत नहीं की। बहरहाल मैं भी नूर से मिलने के लिए बेचैन थी, तो मैं पैदल इसके घर चल पड़ी। नूर का घर हमारे घर से सिर्फ 10-15 मिनट के फासले पर था। जब मैं वहां पहुंची तो दरवाज़ा खुला हुआ था। बगैर किसी आवाज दिए मैं अंदर चली गई। घर में नूर की माँ के अलावा कोई और मौजूद नहीं था। ईशा अंदर आओ, नूर की माँ ने मुझे देखते ही कहा। नूर और अमजद अपनी दादी के घर गए हैं, कल सुबह तक वापस आएंगे। बैठो प्लीज। मैं थोड़ा अजीब महसूस कर रही थी, लेकिन फिर भी चंद मिनट उनके साथ बैठ गई। जब खामोशी ज्यादा लंबी हो गई तो मैं उठ खड़ी हुई और कहा, आंटी मैं जा रही हूँ। जब नूर आए तो बता दीजिएगा कि मैं आई थी। ये कहकर मैं घर वापस आ गई। घर पहुंचकर जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, अंदर से मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। पापा तो 2 दिन के लिए घर से बाहर गए हैं, तो फिर ये आवाज़ किसकी हो सकती है? मैंने सोचा। आवाज़ माँ के बेडरूम से आ रही थी। मैंने बेचैनी से माँ के बेडरूम की तरफ कदम बढ़ाए और दरवाजे के सुराख से अंदर झांका। वहां का मंजर देखकर मैं दंग रह गई। अंदर माँ और जमशेद चचा मौजूद थे। वो दोनों बहुत खुश दिखाई दे रहे थे और एक दूसरे की आंखों में मोहब्बत से देख रहे थे। माँ ने जमशेद चचा के पेट में गुदगुदी की, जिस पर वो बेसाख्ता हंसने लगे। ये मंजर मेरी बर्दाश्त से बाहर था, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। जमशेद चचा ने कहा, तुम्हारा शौहर हमजा कोई आदमी नहीं, वो एक बेवकूफ है। जमशेद चचा की बात पर माँ हंसने लगी। हमजा तो बस एक पर्दा है जिसकी आड़ में मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं जानती हूँ कि ऐसे शौहर को किस तरह अपनी उंगलियों पर नचाना है। मैंने जिंदगी में पहली बार इतना जानदार और जोशीला मंजर देखा था। दिल में एक अजीब सा एहसास था। माँ किसी और के साथ खुशी के लम्हात गुजार रही थी और ये बात मेरे लिए बहुत तकलीफ दे थी। अगर ये सब वो मेरे वालिद के साथ कर रही होती तो शायद मुझे इतनी तकलीफ ना होती, लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल मुख्तलिफ था। इसी लम्हे मैंने देखा कि दोनों थक कर अलग बैठ गए, जैसे 2 शिकारी एक दूसरे से जंग लड़कर आराम कर रहे हों। माँ ने हाथ का इशारा किया और कहा, यहाँ मेरे पास आओ। जमशेद चचा उठकर जाने लगे, लेकिन माँ ने उनका हाथ पकड़कर कहा, क्यों? दिल भर गया है। अभी रुक जाओ, ईशा आ गई तो मुश्किल हो जाएगी। जमशेद चचा ने थके हुए लहजे में कहा, ठीक है अब बंद करो, कहीं ईशा वापस ना आ जाए। माँ ने कहा, ईशा तो अपनी दोस्त के घर गई है, वो अभी वापस नहीं आएगी। लेकिन मैंने ये बात सुन ली थी और मेरे जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। मैं फौरन अपने कमरे की तरफ भागी और बिस्तर पर गिर गई। दिल में अजीब सा गुस्सा और उलझन थी। मैंने खुद को संभाला और सोचा कि माँ की जिंदगी उनकी अपनी है, वो जो चाहे करें, लेकिन जो कुछ मैंने देखा वो मेरी नजरों से छुपाया गया था और ये बात मुझे बुरी तरह चुभ रही थी। इतने में मुझे दरवाज़ा खिलने की आवाज़ आई। मैं जल्दी से बिस्तर से उठी और कपड़े बदलने लगी ताकि माँ को लगे कि मैं अभी अभी नूर के घर से वापस आई हूँ। इतने में माँ मेरे कमरे में दाखिल हुई। माँ ने मुझसे पूछा, कब आई हो? मैंने कहा, अभी आई हूँ, नूर घर पर थी। माँ ने मुझे गौर से देखा और फिर बाथरूम में चली गई। मुझे एहसास हुआ कि शायद माँ को शक हो गया है। जब माँ बाथरूम में गई, मैं अपने कमरे में अकेली बैठी सोचने लगी। जो कुछ मैंने अभी देखा था वो मुझे हज़म नहीं हो रहा था।
मैं अपनी माँ के बारे में ऐसे ख्यालात कभी नहीं सोच सकती थी, लेकिन अब जो कुछ मैंने देखा था इसके बाद उन ख्यालात को नज़रअंदाज करना मुश्किल था। तकरीबन 10 मिनट बाद माँ अपने बेडरूम में वापस चली गई और जमशेद चचा घर से जा चुके थे। मैंने जानबूझकर उनके सामने न जाने का फैसला किया था। मैं अभी अपने कमरे में बैठी ही थी कि माँ हंसती हुई अंदर आई और बोली, ईशा, जमशेद चचा आए थे और तुम उनसे मिल भी नहीं सकी। मैंने तुम्हें बिलावजा नूर के घर भेज दिया था। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने कमरे में ले गई। वहां बिस्तर पर बहुत से कपड़े बिखरे हुए थे, सब मेरे लिए। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, जमशेद चचा तुम्हारे लिए ये सब कपड़े लाए हैं, देखो कितने अच्छे हैं। मैंने कपड़ों पर नजर डाली, सभी बहुत खूबसूरत थे। माँ की बात सुनकर मैंने कहा, मम्मी चचा बहुत प्यारे हैं, और ये कहकर माँ को गिले लगा लिया। माँ का चेहरा खुशी से चमक उठा, लेकिन मेरे दिल में कुछ और ही चल रहा था। चचा ये सब क्यों कर रहे हैं? क्या वो वालिद से माँ को छीनना चाहते हैं? क्या मैं उन कपड़ों को कबूल कर लूं? मुझे महसूस हुआ कि माँ शायद उन तोहफों से मुझे अपने हक में करना चाहती है। वो जानती थी कि अगर उसकी बेटी इसके साथ है तो सब कुछ आसान हो जाएगा, क्योंकि माँ कभी मुझसे दूर नहीं रह सकती। मैंने सोचा, चुल्लू, जब माँ जमशेद चचा के साथ खुश हैं तो मैं क्या कह सकती हूँ? वालिद माँ को खुश नहीं रख पा रहे हैं। मुझे माँ पर गुस्सा करने या उन्हें इल्जाम देने का कोई हक नहीं है। ये सोचते हुए मैं हंस पड़ी और कहा, मम्मी चचा वाकई ख्वातीन के फैशन की बहुत समझ रखते हैं। ये कपड़े बहुत खूबसूरत हैं। माँ ने जवाब दिया, और तुम्हारा बाप? वो तो कुछ भी नहीं जानता। ये कहकर माँ का चेहरा जज्बात से भर गया और उसकी आंखों में नमी आ गई। मुझे साफ नजर आ रहा था कि माँ को वालिद से नफरत हो चुकी है। मैंने माँ का हाथ पकड़ा और कहा, मम्मी मैं आपके साथ हूँ। क्यों खुद को उदास करती हैं? पापा को अपनी जिंदगी जीने दें और आप अपनी जिंदगी माँ ने मुझे गिले लगा लिया। मुझे अंदाजा नहीं था कि जब मियाँ बीवी अपनी जिंदगियों में अलग हो जाते हैं तो उनके बच्चे किस कर्ब से गुजरते हैं। मैंने सोचना शुरू किया, जब वालिद काम के सिलसिले में बाहर जाते हैं तो वो क्या करते हैं। शायद उनका भी किसी और से ताल्लुक हो, लेकिन मैं नहीं जानती। अब मैं सिर्फ अपनी माँ को गलत क्यों समझूं? वालिद भी शायद कसूरवार हो। इस ख्याल ने मेरे दिल में एक नया सवाल पैदा कर दिया और मैं खामोशी से अपने कमरे में वापस चली गई।